गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड चलिए आज डिस्कस करते हैं आज हमारे एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर है 8th क्लास के एनसीईआरटी बुक का ज्योग्राफी का। इसका जो पहला पार्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया था, जो कि मिनरल्स से रिलेटेड था कि मिनरल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के मिनरल रहते हैं, एंड मिनरल्स ऑल ओवर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, एंड इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, राइट। तो ये हमने पहले वाली वीडियो में देखा। एंड इसका जो है ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे पावर रिसोर्सेज के बारे में कि पावर रिसोर्सेज क्या है, जिससे हम पावर का मतलब एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो वो रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे। तो पावर का मतलब होता है एनर्जी मतलब कि जो एनर्जी है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, जिससे कि हम अपने कोई भी व्हीकल है वो चला सकते हैं, या फिर लाइट जनरेट कर सकते हैं, या किसी इंजन को चलाने के लिए हमें जो एनर्जी लगती है वो हमें कहाँ से मिलती है, राइट। तो वो पावर रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे। तो पावर रिसोर्सेज जैसे कि हमारा है, पावर रिसोर्सेज जैसे कि पावर रिसोर्सेज 2 टाइप के हैं, है ना। पावर हमें मिलती है, पावर का मतलब एनर्जी है ना। तो ये 2 टाइप की होती है पावर। एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी, और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। मतलब पावर एनर्जी 2 टाइप की रहती हैं, 2 टाइप के इसके रिसोर्सेज रहते हैं। एक होता है कन्वेंशनल एनर्जी एंड और दूसरा रहता है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, राइट। तो जो कन्वेंशनल में आता है जो कि हम लॉन्ग टाइम से यूज कर रहे हैं, जिसका कॉमन यूज हो रहा है उसका बहुत लॉन्ग टाइम से उसका कॉमन यूज हो रहा है, उसे हम बोल देते हैं कन्वेंशनल एनर्जी। एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो कि अभी मतलब न्यू है, जो कि अभी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुई है टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड हम यूज कर रहे हैं, मतलब अभी हमने उसका यूज करना स्टार्ट किया है, तो उसे हम बोल देते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो कन्वेंशनल एनर्जी में आते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज में आते हैं जैसे कि हमारा फायरवुड है। फायरवुड मतलब जो लकड़ी हम जलाते हैं, किसके लिए, या तो हमें उससे हीट मिलती है या फिर हमें उससे एनर्जी मिलती है, राइट। तो इसके लिए हम फायरवुड का यूज करते हैं। फायरवुड दूसरा है हमारा फॉसिल फ्यूल मतलब जो कि बहुत दिनों से हमारे जो कोई प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं वो किसी वजह से वो सरफेस के नीचे दब गए थे, जैसे कोई हो सकता है वहां पर कोई बाढ़ आई हो या कुछ और रीजन रहा हो, जिससे कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर से वो वहां पड़े हैं। तो वो क्या होते हैं, वो एक सॉलिड सब्सटेंस में या लिक्विड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बन सब्सटेंस में, तो उन्हें हम बोल देते हैं फॉसिल मतलब जैसे कि ये हमारा कोल है, पेट्रोलियम है, ये हमारा क्या बोलते हैं फॉसिल फ्यूल से आता है, इन्हें हम फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। जैसे कोल है, कोल कैसे बनता है, जैसे मिलियंस ऑफ ईयर से अगर कोई पेड़ है, अगर वो जमीन के नीचे दब गया तो ये कोयल में कन्वर्ट हो जाएंगे। पेट्रोलियम जैसे कोई एनिमल है, अगर वो बहुत दिनों से किसी जगह पर अगर दबा है तो वो एक गाढ़ा लिक्विड रहता है, थिक लिक्विड रहता है, एक डार्क कलर का, जो जिसे हम पेट्रोलियम बोलते हैं, जिससे कि हमारे जो व्हीकल्स चलते हैं उनमें यूज किया जाता है। तो ये होता है हमारा पेट्रोलियम। ये जो कोल एंड पेट्रोलियम बनने की जो प्रोसेस रहती है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स से चल जाती है, तब जाके वो हमें मिलती है। एंड इसका ज्यादा यूज करने से ये खत्म भी होते जा रहे हैं ना। तो जो हम पेट्रोल है, एंड एक और आता है हमारा हाइडल पावर मतलब जो एनर्जी हमें वाटर से मिलती है, वाटर से, हाइडल का मतलब ही होता है कि रिलेटेड टू वाटर। तो वाटर से हम कैसे, जैसे कि हम कहीं पे डैम बना देते हैं, फिर वहां से हम एनर्जी को जनरेट करते हैं, राइट। तो हम अब एक एक करके हम देखते हैं कि इनसे हम एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, इन सब के बारे में
देखते हैं, राइट। एक और होता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी हमारा फॉसिल में ही आता है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, नेचुरल गैस भी एक फॉसिल में ही आता है। तो ये थे हमारे जो एनर्जी की रिसोर्सेज हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज, राइट। फायरवुड, फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल में आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, राइट। ये हमारे आते हैं फॉसिल में, फॉसिल फ्यूल्स में। अब हम देखते हैं कि इन सब से एनर्जी ये कैसे जनरेट की जाती है। तो जो कोल से जो एनर्जी बनती है, कोल से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, कोल से एनर्जी जनरेट करते हैं जो कि एक फॉसिल फ्यूल में आता है, तो उसे हम बोल देते हैं थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल का मतलब होता है हीट। हीट से जो हम कोल को हीट करके जो हमें एनर्जी मिलती है उसे हम बोल देते हैं थर्मल एनर्जी। अब इसके लिए बहुत सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है कि किस तरीके से कोल से एनर्जी बनाई जाती है, तो उसे बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी, राइट। एंड हम जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं। ब्लैक गोल्ड क्यों बोलते हैं? इसकी डिमांड ज़्यादा है एंड ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, एंड इसलिए हम इसे बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है एंड बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, राइट। तो ये हमारा पेट्रोलियम है। और ये बनता कैसे है कि जो एनिमल्स जो रिमेन्स रहते हैं वो किसी वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल या बाढ़ या सुनामी की वजह से वो दब जाते हैं, जो हमारे कोस्टल एरिया रहते हैं, मतलब जो समुद्री किनारे रहते हैं, या फिर रिवर से जो डेल्टा बनाती हैं रिवर्स, वहाँ पर ये पेट्रोलियम पाया जाता है। जैसे कि हम अपने इंडिया में देखेंगे तो हमारी कृष्णा रिवर है एंड गोदावरी रिवर है, इनके अगर जो जहाँ पर इनका कोस्टल एरिया है, जहाँ से अरेबियन सी में या बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो वहाँ पर ये इस तरीके के पेट्रोलियम रिसोर्सेज वहाँ पर पाए जाते हैं। टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पेट्रोलियम को निकाला जाता है, राइट। तो ये हमारा पेट्रोलियम है। एंड जो हमारा कोल है, ये हमारा मेनली झारखंड में पाया जाता है। झारखंड में कोल के बहुत ज़्यादा डिपॉजिट्स मिले हुए हैं, तो वहाँ से निकाला जाता है। और जैसे जैसे इनको ज़्यादा निकाला जा रहा है तो ये ख़त्म भी होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, जो कि मतलब अगर इन्हें ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये ख़त्म होते जाते हैं, तो इसलिए इन्हें कंजर्व करने की भी ज़रूरत है, राइट। एंड जो हमारा एक और है जो है वो नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, ये नेचुरल गैस क्या होती है कि जो जहाँ से कोल एंड पेट्रोलियम को निकाला जाता है वहीं से ये नेचुरल गैस निकलती है। जैसे ही हम वहाँ से निकालते हैं तो ये पेट्रोलियम एक लिक्विड रहता है, लेकिन अगर हम देखेंगे जहाँ से निकालेंगे पेट्रोलियम को तो वहाँ से एक गैस निकलती है। गैस निकलती है, वही होती है हमारी नेचुरल गैस, जो कि हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, एनर्जी बनाने में यूज़ करते हैं, उसे हम बोल देते हैं नेचुरल गैस, है ना। जैसे सीएनजी है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, वो भी एक नेचुरल गैस है। तो इसका हम अपने वेरियस यूजेस में लेते हैं, राइट। तो ये भी एक एनर्जी का रिसोर्स है। एंड ये है हमारा हाइडल पावर। हाइडल पावर, अब ये कन्वेंशनल रिसोर्स है हाइडल पावर। हाइडल पावर है हमारा, हाइडल का मतलब होता है वाटर, वाटर से रिलेटेड। जो वाटर से जो एनर्जी बनाई जाती है, वाटर से जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम हाइडल एनर्जी, हाइडल पावर बोलते हैं। तो ये कैसे बनाई जाती है? जैसे ये डैम है, ये रिवर है कोई, या ये हम क्या करते हैं जो रिवर्स रहती हैं उन पर डैम बना देते हैं, है ना। इस तरीके से ये रिवर आ रही है, ये हमने कोई बहुत बड़ा इधर डैम बना दिया, इधर डैम बना दिया, ऐसा, है ना। अब ये क्या होगा कि जैसे ही ये वाटर है, वाटर है ना, अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इस तरीके से टरबाइन होती है एक, इस तरीके से टरबाइन का मतलब एक पंखा टाइप का रहता है, ब्लेड्स लगी रहती हैं इस तरीके से, इस तरीके से। अगर ये पानी जैसे ही यहाँ पर डैम से यहाँ गिरेगा तो ये क्या करेगी, टरबाइन क्या करेगी, घूमेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी। एंड इसी के रोटेशन से हम क्या करेंगे, इधर कहीं इस तरीके से कोई इंजन लगा देंगे, इधर कोई इंजन लगा देंगे, इंजन लगा देंगे। तो ये यहाँ से इसको टरबाइन से कनेक्ट कर देंगे, और जो इंजन क्या करेगा फिर ये इंजन क्या करेगा, चालू हो जाएगा। और इंजन के चालू होने से फिर क्या होगी, जो ये है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी।
इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, राइट। तो हम इसकी सिंपली प्रोसेस है कि पानी है, यहाँ से जो टरबाइन पर गिरेगी, जैसे ही टरबाइन घूमेगी तो ये इंजन स्टार्ट हो जाएगा एंड इस इंजन से ही फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इस तरीके से हमारी जो होती है वो हाइडल पावर जनरेट होती है। अब इसके लिए क्या है कि इसके लिए बहुत बड़े डैम बनाने की ज़रूरत रहती है, जिससे कि लार्ज अमाउंट में पानी मतलब तेजी से आए और इस टरबाइन पर गिरे और घूमे और एनर्जी जनरेट हो। तो बहुत सारे डैम बनाए गए हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर डैम, है ना, ये बहुत सारे डैम बनाए जाते हैं। भाखड़ा नांगल डैम, गांधी सागर डैम, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट ने डैम बनाए जिससे एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो ये थी हमारी हाइडल एनर्जी। देन हम देखेंगे अब जो एनर्जी का रिसोर्स है वो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल में हमारी आ जाती है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस, राइट। तो ये हमारी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के रिसोर्सेज, जहां से हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी मिलती है। तो ये एनर्जी क्या रहती है, एक तो ये एनर्जी जो नॉन कन्वेंशनल रहती है वो एक नॉन पॉल्यूटिंग रहती है, जो कि क्या बोलते हैं, हमारा एनवायरनमेंट है उसे पॉल्यूट नहीं करती है, सेफ रहती है एंड वो बहुत ज़्यादा हमें आसानी से मिल सकती है। जैसे कि सोलर एनर्जी है, सोलर, अब इन्हें हम एक एक से डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि सोलर एनर्जी, है ना। तो सोलर एनर्जी, सोलर का मतलब होता है सन, अब सन से जो हमें एनर्जी मिलेगी उसी को हम बोल लेते हैं सोलर एनर्जी, राइट। तो देख, जो सन से हम किस तरीके से एनर्जी जनरेट करते हैं, इस तरीके से हम क्या बनाते हैं, सोलर पैनल्स बनाते हैं, सोलर पैनल बनाते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये है सोलर पैनल, ये सोलर पैनल। अब ये क्या रहती है, इनमें जो सोलर सेल्स रहती हैं, ये क्या करती हैं, अपने अंदर एनर्जी को ट्रैप कर लेती हैं, खींच लेती हैं। जो सन से जो रेडिएशंस आती हैं, जैसे ही सन से, जैसे कि ये सन से रेडिएशन आ रही हैं, ये सन से रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे, इन्हें सोलर सेल बोलते हैं, सोलर सेल्स रहती हैं, राइट। ये सोलर सेल्स हैं। तो ये जो सन से आने वाली जो एनर्जी है, हीट है, उसे एब्जॉर्ब करती है एंड क्या करती है, इसी से फिर एनर्जी जनरेट होती है, राइट। तो इस सोलर एनर्जी का हम जैसे कि खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, या हम लाइट बल्ब जलाने में यूज कर सकते हैं, या किसी इंजन को चलाने में हम अपने खेतों में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इसका वेरियस इसके यूज रहते हैं। एंड जो सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी का रिसोर्स रहते हैं वो रहता है ट्रॉपिकल एरिया में। ट्रॉपिकल जो रीजन रहती है, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड रहता है, हमने देखा था कि ट्रॉपिकल कहाँ है, जो अर्थ के सेंटर रहता है, सेंटर वाला एरिया रहता है, वहाँ पर सन की रेज बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, जिससे कि यहाँ पर जो सोलर एनर्जी है वो इजीली बनाई जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से हम सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि विंड एनर्जी है ना। विंड एनर्जी जो विंड का मतलब होता है हवा, एयर, विंड एनर्जी, विंड का मतलब है एयर। एयर से जो हम एनर्जी जनरेट करते हैं, एयर से जो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे हम बोल लेते हैं विंड एनर्जी। अब विंड के लिए हमें कहाँ कैसे एरिया की ज़रूरत है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से विंड चलती हो, एयर चलती हो, उसे हम वहाँ पर हम इस तरीके का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर लगा सकते हैं जो कि हमें एनर्जी जनरेट करेगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जहाँ पर जैसे कोई हिली एरिया है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊंची जहाँ पर ज़्यादा एयर चलती है, बहुत ज़्यादा एयर चलती है, तो इस तरीके से ये लगा देते हैं। ये फैन होता है जो कि जैसे ही एयर पड़ेगी, जैसे ही इस पर विंड आएगी, विंड स्पीड से आएगी और ये क्या करेगा, घूमेगा। तो इधर क्या लगा देते हैं, फिर इसी से कहीं कनेक्ट करके हम जनरेटर लगा देते हैं, है ना, ऐसा कहीं जनरेटर लगा देते हैं। तो ये जब जनरेटर फिर क्या होगा,
यहाँ से इसे ये घूमेगा, जैसे इसके जो फैन है ये इस तरीके से इसे घूमने से टरबाइन अगर लगा देंगे तो ये घूमेगा, और घूमेगा तो ये जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होगा तो फिर क्या देगा, इधर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो इस तरीके से हम विंड एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो इसे हम बोल देते हैं कि जो ये है हमारी विंड एनर्जी। तो हमारे जो ये हिली एरियाज में, राजस्थान वाले एरिया में, गुजरात में ये लगाए जाते हैं। एंड जो विंड एनर्जी रहती है वो सेफ रहती है, सेफ मतलब नॉन पॉल्यूटिंग रहती है। क्यों? क्योंकि इससे कितनी भी लाइट बनाई जा सकती है, और ये वाला जो सोर्स है विंड है, कभी ना खत्म होने वाला सोर्स है एनर्जी बनाने का, तो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। एंड इसका यूज़ करके हम जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज का यूज़ है वो कम कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचा सकते हैं, राइट। एंड देन हम देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर का मतलब है कि जो एटम रहते हैं, एटम हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एटम क्या रहते हैं, कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का, सबसे स्मॉलेस्ट जो पार्ट है या पार्टिकल है उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर जिसे बोलेंगे। तो न्यूक्लियर पावर हम कैसे जनरेट करते हैं? ये क्या रहता है, एटम रहता है, एटम रहता है। एटम किससे, एटम में क्या क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, एटम में न्यूक्लियस रहता है। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, उसमें दो क्रियाएं होती हैं, हमने केमिस्ट्री में पढ़ी हैं। एक होती है फ्यूजन, दूसरा होता है फिजन। फ्यूजन का मतलब है कि कोई पार्टिकल है, दो पार्टिकल आके ये दो पार्टिकल ने एक पार्टिकल बना लिया बड़ा सा। एंड फिजन का मतलब होता है कि एक पार्टिकल से दो पार्टिकल बने, एंड दो से फिर और दो बने, टूटे जब, एंड इनसे और इस तरीके से टूटते हैं। तो इससे क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं, जिससे क्या होता है, जो न्यूक्लियस जब टूटता है वो पार्टिकल इस तरीके से वो नंबर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इनकी जो टूटने की एंड जो बढ़ने की जो प्रोसेस है बहुत ही फास्ट रहती है। इससे हम एनर्जी बहुत ही जल्दी बना लेते हैं, है ना। तो इसके लिए स्ट्रक्चर कैसा बनाते हैं, इस तरीके से कोई हम न्यूक्लियर रिएक्टर बनाएंगे। ये है कोई न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, ये है न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर है ये। अब ये क्या है, इसमें हम क्या रख देंगे, जो न्यूक्लियस है, एंड जो ये इसके लिए एक पर्टिकुलर जो एटम है वो यूज किया जाता है। एक है यूरेनियम, यूरेनियम का न्यूक्लियस यूज किया जाता है, एंड थोरियम। ये दोनों ही जो सब्सटेंस हैं, यूरेनियम एलिमेंट जिन्हें हम बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा इनकी जो रिएक्टिविटी है ना, इनकी जो रिएक्टिविटी है इनके एटम्स की वो बहुत ज़्यादा है, इनके एटम्स की जो रिएक्टिविटी है बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इनसे आसानी से एनर्जी बना सकते हैं। तो ये दोनों यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, थोरियम को लेंगे या यूरेनियम को इसमें डाल देंगे, और हम क्या करेंगे, जो प्रोसेस है वो हम इसको चालू कर देंगे। तो क्या करेंगे, जैसे ही फिर हम इसमें जो इधर पानी भर दिया जाता है, ये पानी है इधर, ये वाटर है इसमें, जैसे पानी गर्म होगा, ये इसमें पानी भरा हुआ है, इसके अलग अलग, अब ये क्या होगा, जैसे यहाँ पर रिएक्शन होगी, इसमें ये एटम टूटेंगे, फिजन होगा, तो ये यहाँ से एनर्जी बनेगी, है ना, एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी की वजह से ये पानी गर्म होगा, और पानी गर्म होके क्या कर जाएगा, इधर जाएगा, है ना। ऐसा कोई स्ट्रक्चर बना देते जिसमें पानी गर्म आ सकता है ना। एंड फिर क्या करते हैं कि जो यहाँ से जो पानी गर्म है, इसमें से फिर स्टीम निकलेगी। स्टीम मतलब भाप के फॉर्म में पानी निकलेगा, स्टीम। तो ये भाप के फॉर्म में जब पानी जाएगा, तो क्या होगा कि इधर कहीं पे हम इसे इधर इस तरीके से टरबाइन लगा देते हैं, इस तरीके से टरबाइन लगती है, जिससे कि जो स्टीम इस पे पड़ेगी, स्टीम अगर इस पे पड़ेगी तो इसको रोटेट करेगी, इस तरीके से घूमेगी। एंड फिर इधर कहीं हम इससे जनरेटर लगा देते हैं,
जनरेटर लगा देते हैं, इस जनरेटर क्या करेगा, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी देगा, वो हम कॉमन प्रोसीजर है, ये इलेक्ट्रिसिटी देगा। इस तरीके से ये टरबाइन है, ये टरबाइन जैसे ही रोटेट करेगी तो यहाँ से एनर्जी जनरेटर घूमेगा, जनरेटर स्टार्ट होगा एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। एंड जो फिर जो पानी बचता है फिर दोबारा से ही इसमें आ जाता है, जो है ना, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। इस तरीके से हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है। आई थिंक आप लोगों को ये स्ट्रक्चर पूरा समझ आ गया होगा कि हमारी जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो कैसे बनाई जाती है। एंड जो एनर्जी है ये इसे बनाने के लिए बहुत सारी रिस्क रहती है, क्योंकि जो यूरेनियम है एंड थ्योरियम है ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, है ना। तो इससे हम एनर्जी बनाते हैं, राइट। एंड और नेक्स्ट है हमारा जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है रिलेटेड टू अर्थ, थर्मल का मतलब होता है हीट, है ना, थर्मल का मतलब होता है हीट। तो जियोथर्मल एनर्जी कि मतलब जो अर्थ की हीट से, अर्थ की स्टीम से, हीट से जो एनर्जी बनाई जाती है उसे हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। जैसे कि जी हमारी अर्थ है, अर्थ की सरफेस है, इस तरीके से ये क्या है कि ये अर्थ है, अर्थ की सरफेस में इस तरीके से क्रैक्स बन जाते हैं, क्रैक्स बन जाते हैं ये, है ना, मतलब जो ओपनिंग हो जाती है, ओपन हो जाती है सरफेस, उससे वहां से क्या होता है कि यहाँ से स्टीम निकलती है, फिर मतलब गर्म पानी होगा, इधर पानी भरा है अर्थ की, जैसे ही हम जाएंगे नीचे तो अंडरग्राउंड वाटर है। तो जब ये ज़्यादा अर्थ हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगा ये पानी, तो स्टीम के फॉर्म में निकलेगा, स्टीम बनेगी इससे। एंड हम क्या करेंगे, इसी स्टीम को हम क्या करेंगे, पाइप के थ्रू क्या करेंगे कि हम इसे इधर कहीं जो टरबाइन वगैरह लगा के, इस तरीके की टरबाइन लगा देंगे, जो प्रोसीजर रहता है, टरबाइन लगा देंगे। इस टरबाइन से फिर हम इधर कहीं जनरेटर कनेक्ट कर देंगे, ये है जनरेटर कनेक्ट कर देंगे। तो ये जनरेटर क्या करेगा, फिर जब स्टार्ट होगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी देगा। तो इस तरीके से जब भी या इस ओपनिंग में हम क्या कर देते हैं, बेल मतलब ये पाइप लगा देते हैं, पाइप वगैरह कुछ लगा देते हैं जिससे कि स्टीम जा सकती है, राइट। तो इस तरीके से जो हीट निकलती है हमारी अर्थ से, उससे भी हम एनर्जी बनाते हैं। तो ये हो गई हमारी जियोथर्मल एनर्जी, मतलब कि जो अर्थ से जो एनर्जी हम बनाते हैं, है ना। तो क्या है कि अर्थ कई बार जब भी कभी जैसे हमारे जो अर्थ है उसके नीचे जो मैग्मा जैसी कंडीशन बनती है, तो वहाँ पर ये हीट निकलती है बहुत लार्ज स्केल में, उससे हम एनर्जी बना लेते हैं, राइट। एंड इसके बाद हमारी टाइडल एनर्जी। टाइडल मतलब जो हाई टाइड एंड टाइड रहते हैं, टाइड से जो एनर्जी बनाते हैं, टाइड से रहते हैं, हमने पढ़ा था हाई टाइड एंड लो टाइड, ये दो टाइप के टाइड रहते हैं। जैसे ही हम जो सी साइड जाएंगे, ओशियन साइड जाएंगे, तो जो सी कोस्ट रहती है, ये जैसे ये हमारा सी है, यहाँ पर हाई टाइड एंड इस तरीके की लहरें उठती हैं, इस तरीके की हाई टाइड, जैसे हम इसे बोल लेंगे हाई टाइड। बहुत हाई टाइड मतलब जिसकी जो बहुत मतलब जिसकी ऊंचाई ज़्यादा रहती है उसे हाई टाइड बोल देते हैं, और जो इसे हम बोल लेंगे लो टाइड, है ना। तो इस तरीके के जो फिनोमेना हमें कोस्टल रीजन में देखने को मिलते हैं। हमने टाइड्स के बारे में पहली वाली क्लासेस में पढ़ा था कि टाइड्स क्या होते हैं, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पर हम टाइड से जो एनर्जी बनती है उसके बारे में देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो अपना जो कोस्टल वाला रीजन है, ये कोस्ट है, यहाँ पर हम टरबाइन लगा देंगे, इसी से फिर हम जनरेटर को कनेक्ट कर देंगे। ये जनरेटर है। तो जैसे ही हाई टाइड आएगा या लो टाइड आएगा तो ये घूमेगी, जैसे ही घूमेगी तो ये इसके घूमने से ये क्या होगा, जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा एंड फिर ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरीके से हमारी टाइडल एनर्जी जनरेट होती है, राइट। एंड है हमारा दूसरा है हमारा बायोगैस, है ना। तो बायोगैस कैसे बनती है वो हम देखते हैं। अब देखेंगे हम कि बायोगैस है, बायोगैस
कैसे बनती है, इससे एनर्जी हम कैसे जनरेट करते हैं। तो बायोगैस जो रहती है ये जैसे हम अपने जहाँ पर हमें ये बायोगैस क्रिएट करनी है वहाँ इस तरीके से इतना बड़ा सा टैंक बनाते हैं, है ना, बड़ा सा टैंक बनाएंगे। और इधर से हम क्या करेंगे कि जो हमारे घर का कोई सामान बचता है या काऊ डंग जो रहता है उसको हम इसमें डाल देते हैं, है ना, उसको हम मतलब इसको क्या करते हैं, हम जो अर्थ है, जमीन है, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, है ना। तो ये हमारी इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इसमें स्लरी डाल देंगे। स्लरी मतलब जो भी हमें वेस्ट इसमें डालना है, ऑर्गेनिक वेस्ट जो डालना है तो इसमें हम डाल देंगे। जैसे काऊ डंग है या पेड़ पौधे हैं उनकी लीव्स हैं वो हम इसमें डाल देंगे। एंड क्या करेगा, इसमें बहुत दिनों तक जो बना रहता है, फिर इससे क्या बनती है, बायोगैस बनती है। ये जब ये सड़ता है, डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होगा ये, तो यहाँ से क्या निकलेगी फिर बायोगैस, बायोगैस, राइट। इस तरीके से बायोगैस बनती है। एंड फिर हम क्या करते हैं कि जो भी मटेरियल इसका रहता है उसे हम निकाल लेते हैं और ये निकाल लेते हैं मैन्योर के, मतलब उसे हम मैन्योर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे फर्टिलाइजर है, इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। फर्टिलाइजर हम अपने खेतों में दोबारा इसको डाल सकते हैं, है ना। तो ये रहता है कि हम यहाँ पर जो हमें, जिससे हमें जो भी बायो मटेरियल डालना है, जैसे कि पेड़ पौधे की जो पत्तियां हैं, घास है, या जो काऊ डंग है, जो गायों का गोबर रहता है, वो हम डाल देते हैं, या सब्जियां डाल देते हैं। फिर इसमें डिकम्पोज होती है। एंड यहाँ से फिर जो ये टैंक रहता है, यहाँ से जैसे डिकम्पोज होगी तो गैस निकलती है, इसको हम स्टोर कर लेते हैं। एंड जो भी मटेरियल फिर जो बचा रहता है डिकम्पोज होने के बाद, एक बहुत अच्छे मैन्योर का काम करता है, फर्टिलाइजर का काम करता है। तो ये आउटलेट रहता है, इस आउटलेट से हम इधर निकाल लेते हैं, राइट। इस आउटलेट से हम निकाल लेते हैं, इसे हम आउटलेट बोलते हैं, आउटलेट है ये। यहाँ से हम फर्टिलाइजर को निकाल लेते हैं। इस तरीके से हमारे जो बायोगैस है वो बनती है। अब ये बायोगैस को हम यूज़ कर लेते हैं एनर्जी जनरेट करने में, है ना। एनर्जी मतलब कुछ भी हमें अगर कोई लाइट जलानी है इससे, या खाना बनाना है, जो भी करना है वो हम इसका यूज़ कर लेते हैं बायोगैस का, राइट। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें थी कि पावर रिसोर्सेज हैं एंड कौन कौन से हैं, इनसे एनर्जी कैसे जनरेट रहती है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है, नॉन कन्वेंशनल क्या है, वो हमने इस वीडियो में देखा। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, ये वीडियो में जो भी डिस्कस किया है। तो इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो हमारा 4th चैप्टर रहेगा 8th क्लास की NCERT बुक का, ज्योग्राफी का। तो आप लोग इसी तरीके से बने रहिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।